हेलो स्टूडेंट, मैं आपका आलम सर। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है। जो पहले हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हमने कुछ टॉपिक्स उसमें से कर लिए थे। तो लगभग हमने देख लिया था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। जैसे हमने कर लिए थे केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है, उसके बाद कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ये सारे मेमोराइज होंगे। अब हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और सेकेंड पार्ट में हम जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उससे आगे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो बेटा, सबसे पहले बात ये समझो कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक में ही आपको उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो छुपा हुआ रहता है। तो आप उस टॉपिक को एक बार समझो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या है, ये लिख रहा है डीकम्पोजिशन। मतलब कि आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा डीकम्पोज करना, तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस को तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा। सही सोचा, यही चीज है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है ना, वो कई सब्सटेंसों में या एलिमेंट्स में टूट जाता है, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझो कि हमारे पास ए बी, ए बी क्या है, एक सब्सटेंस है। या मान लो कि हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। ए बी कंपाउंड है। जब हम क्या करेंगे, इसको या तो हीट करेंगे, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या तो सनलाइट होगा। तो इसके कारण ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। तो ये अलग हो जाएगा और ये बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे सब्सटेंस क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो इसी को बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टेटमेंट भी कहता है यहाँ पे ए सिंगल कंपाउंड, मतलब कि जो सिंगल कंपाउंड है ब्रेक डाउन इनटू द टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कि दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में अगर वो टूट जा रहा है तो उसे बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली जो है ना, इसको डिकम्पोज करने के मतलब कि इसका मतलब कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कई चीजों का यूज होता है। कई चीज का मतलब सीधे सीधे ये समझो कि हीट की यूज होती है, लाइट की यूज होती है और इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है। तो इन सारे रिएक्शंस को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इसे हम और एक्सप्लेन करके देखेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे PbNO3 लेड नाइट्रेट है, उसके बाद PbO लेड ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे NO2 बन गया और O2 बन गया, ये ऑक्सीजन बन गया। तो मतलब कि यहाँ पे जो हमने इसको डिकम्पोज किया है, मतलब कि इसको ब्रेक डाउन किया है लेड नाइट्रेट को, वो किसकी वजह से, हीटिंग किया है। क्या मैंने क्या किया, हमने हीटिंग किया। तो हमारे पास क्या है, ये सिंगल सब्सटेंस है, क्या है, ये सिंगल कंपाउंड है। और ये ब्रेक डाउन हो रहा है कितने में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करने के बाद वह दो या दो से अधिक किस में टूट जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए इसे हम और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो मैंने बताया था कि इसके जो और पार्ट हैं, तो इसके जो पार्ट हैं ये तीन पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब समझे, थर्मल का मतलब हीट, क्या है, हीट। हाँ सही समझे हो। थर्मल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है फोटोलाइटिक, यहाँ पे हम यूज करेंगे सनलाइट का। तो सीधे सीधे आपको ये याद रखना है कि हमें सबसे पहले चीज याद रखना है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक अलग अलग सब्सटेंस में वो टूट जाएगा। तो इसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह अगला पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, H2O। अब ये H2O कंपाउंड है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या होगा, अलग अलग सब्सटेंस में या एलिमेंट में ब्रेक डाउन होगा। तो ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फिर अगला पॉइंट है हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। किसके हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। किसकी हेल्प से करेंगे, सनलाइट की हेल्प से। तो AgCl जो है आर्गन क्लोराइड है, इसको हम क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे। तो हमारा जो आर्गन है Ag है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, उसके बाद क्या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे कह रहा है ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉजेज बाय टू द हीट, किसके द्वारा हो रहा है, हीट के द्वारा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉजेज बाय टू द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉजेज बाय टू द एनर्जी, ठीक है, एनर्जी यूजुअली द सनलाइट, सनलाइट से हम करेंगे तो उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इतनी आसान भाषा में आपको समझाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर जब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हो। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, हाँ वेरी गुड। अब ये करो, उसमें एक पॉइंट लिखो नोट, नोट लिखना है। नोट में हमें क्या करना है कि हमें देखना है एंडोथर्मिक, क्या देखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि बेस ऑन हीट रिक्वायरमेंट इन केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या है, इसे हम समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक तो हम तो पहले ही समझ चुके थे, अब एंडोथर्मिक समझेंगे। तो एक्सोथर्मिक आप बता दें क्या होता है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हमने जब रिएक्शन कराया तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है या एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हीट या एनर्जी केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे हम उसे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अगर इसी में क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शंस के दौरान हमें हीट की जरूरत होगी, हमें किसकी जरूरत होगी, हीट की जरूरत होगी, तो उसे बोलेंगे हम इंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। तो मतलब, तो सीधे सीधे कहने का मतलब एक्सोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद अगर हमें प्रोडक्ट के रूप में, किसके रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, हीट और एनर्जी, क्या मिल रहा है, हीट और एनर्जी, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और उसी तरह हमारे पास केमिकल रिएक्शन के समय, जब हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे उस समय में हमें एनर्जी की जरूरत हो, हीट की जरूरत हो, तो उसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी ये कंज्यूम करता है और एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी ये बाहर की तरफ देता है, ये प्रोडक्ट के रूप में देता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने जितने भी रिएक्शन पढ़ा है, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जितने भी आपने एग्जांपल्स देखे हैं, उसमें ना सारे सारे इक्वेशंस का आप क्लासिफाई करो, कौन सा एंडोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक है। इससे क्या होगा, एक तो आपको केमिकल रिएक्शंस याद हो जाएगा, और दूसरा चीज क्या होगा कि एक आपको ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेस, ऑब्वियसली वही बात जो मैंने पहले बताया था, उसी बात पे आपको फोकस करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हाइलाइट्स दिया हुआ जो टॉपिक है उसे देखना है। तो क्या है रहा है, डिस्प्लेस, क्या होना, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या है, जो अपनी उसकी इनिशियल पोजीशन थी ना, उस पोजीशन से चले जाना। डिस्प्लेस होना, हटा देना, किसी के वजह से हटा देना, हट जाना, या खुद ब खुद हट जाना, किसी के प्रेशर में या खुद ब खुद हट जाना। तो डिस्प्लेस होना, क्या होना, डिस्प्लेस होना। अब यहाँ पे रिएक्शन आ गई, तो मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एलिमेंट या कंपाउंड या एलिमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा। क्या होगा, वो डिस्प्लेस होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अब क्या होता है, यूजुअली आप ये जानना कि जब हम एक कंपाउंड या एलिमेंट या दो कंपाउंड या एक कंपाउंड या एक एलिमेंट को जब हम रिएक्ट कराएंगे, तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा ना वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और उसका जगह पे वो खुद ब खुद स्टेबल हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे हम समझते हैं। तो मान लो ये हमारे पास ये एक एलिमेंट है, और जो बीसी है वो हमारे पास क्या है, ये कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है। जब हमने क्या किया, इसे एलिमेंट को रिएक्ट कराया, क्या किया, आपस में रिएक्ट कराया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए किसके साथ आ गया, सी के साथ। किसके साथ आ गया, सी के साथ। इसका मतलब जो सी किसके साथ था, बी के साथ, बी के साथ था। तो बी क्या हो गया, यहाँ से चला गया, निकल गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो बी है, जो बी है वो लेस रिएक्टिव है। क्या है, लेस रिएक्टिव है। और जो ए है वो मोर रिएक्टिव है। इसीलिए ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस किया। किसको डिस्प्लेस किया, बी को, और बी बाहर चला गया, और ए और सी आपस में मतलब कि कंपाउंड बन गया। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे इसे देखो कि हमें दिख रहा है कि ए जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो बी है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे इसका डिस्प्लेस हो रहा है। और जो बी सी है वो हमारा
कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे एक यहाँ पे रिएक्शन है, जैसे आपको Zn दिख रहा है, जिंक है। उसके बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जब हमने इसको आपस में रिएक्शन कराया तो हमारे पास जिंक सल्फेट आ गया और कॉपर कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से बाहर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जिंक है हमारे पास क्या है, जिंक है। इसने क्या किया, किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को। किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब जिंक जो है ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और जो कॉपर है ये लो रिएक्टिव एलिमेंट है। इसने क्या किया, जिंक डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और खुद किसके साथ आ गया, सल्फर के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग चला गया। ओहो, बड़ी दुख की बात है। कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, हमारा काम हो गया। हमें एक टॉपिक मिल गया। कौन सा टॉपिक मिल गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझा होगा तो आपका ये जो अगला टॉपिक है ये भी एकदम आसानी से इजी वे में आप पिकअप कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, जो एक कंपाउंड था और दूसरा एलिमेंट था, जब मैंने उसको रिएक्ट कराया तो जो लो रिएक्टिव एलिमेंट था वो डिस्प्लेस हो रहा था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर रहा था। अब यहाँ पे आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, वहां पे तो डिस्प्लेस एक ही का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दो कंपाउंड होते हैं ना उसके आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, उसे बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन also called the double displacement is type of the chemical reactions which is the two compounds। कितने, दो कंपाउंड होंगे हमारे पास। कितने कंपाउंड होंगे, दो कंपाउंड। अब क्या करेगा, इसके आयंस जो है ना ये आपस में एक्सचेंज करेगा। क्या एक्सचेंज कर रहा है, आयंस क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। और यहाँ पे क्या करेगा, दो नए कंपाउंड बनाएगा। क्या करेगा, ये दो नए कंपाउंड बनेगा। जैसे एग्जांपल में हम समझते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड ए बी है, दूसरा कंपाउंड क्या है, सी डी है। तो वहां पे हमने क्या देखा था, जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था वहां पे था ए, उसके बाद क्या था, सी एंड डी। तो वहां पे क्या हुआ, तो हमने रिएक्शन कराया था। तो मान लो कि सॉरी, यहाँ पे आप क्या कर लो, इसे ले लो आप, बी लेते हैं, इस पॉइंट को हम लेते हैं ए बी प्लस सी। ठीक है, तो हमने जब इसको रेट कराया था तो मान लो ए सी हमारे पास आ गया था, बी क्या हो गया था, अलग हो गया। इसका मतलब क्या था, एक सिंगल सब्सटेंस यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखो कि ए बी हमारे पास है और क्या है, सी डी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए जो है ना, ए क्या कर रहा है, अपने प्लेस पे ही है। लेकिन बी कहाँ चला गया, अगले के पास चला गया। बी कहाँ चला गया, अगले के पास। ये जो सी है ये अपने प्लेस पे ही है, लेकिन डी कहाँ चला गया, इसके पास आ गया। तो इसका मतलब एक दूसरे में क्या कर रहा है, आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। एक दूसरे में आयंस को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। मतलब ये कह रहा है भाई साहब तुम इधर आ जाओ, और ये कह रहा है भाई साहब आप उधर चले जाओ। तो इसी को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि दो कंपाउंड आपस में आयंस को एक्सचेंज करेगा, चेंज करेगा। तुम हमारा ले लो और हम तुम्हारा ले लेंगे। जैसे एग्जांपल समझो आप कि अगर पहले के जमाना में देखा जाए, बार्टर सिस्टम जानते हैं, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। गांव घर में होता है ना, अच्छा गेहूं का आटा तुम ले लो और मकई का आटा मुझे दे दो। इससे क्या होता था, डिस्प्लेस हो रहा है, तुम मुझे दे दो और मैं तुमसे ले लूंगा। तो वही चीज यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट यहाँ पे है। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम बेरियम क्लोराइड दोनों क्या है, यहाँ पे हमारा कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है, हमारा कंपाउंड है। तो जब इन दोनों कंपाउंड को हम रिएक्ट कराएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आयंस को चेंज करेंगे। आपस में आयंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो पहला चीज क्या है हमारे पास, सोडियम। क्या है, सोडियम। उसके बाद क्या है, सल्फेट, सल्फर। उसके बाद है बेरियम। उसके बाद क्या है, क्लोरीन। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सोडियम है, ये सोडियम और सल्फेट ये दोनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, BaSO4। क्या आ गया, BaSO4। तो यहाँ का बी इस साइड चला गया और यहाँ का सल्फर यहाँ पे चला गया। तो ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो मतलब कि एक जो एलिमेंट है फर्स्ट वाले से आया और दूसरा एलिमेंट सेकंड वाले से आया, और दोनों मिक्सर के क्या बना लिया, एक बेरियम सल्फेट बना लिया, एक नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड बना लिया। नया क्या बना लिया, कंपाउंड बना लिया। तो उसी तरह अब जो बचा हुआ है,
जो यहाँ पे क्या है बचा हुआ है उस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे हमारा बच गया क्या सोडियम, तो सोडियम यहाँ पे आ गया, तो फर्स्ट वाले से सोडियम आ गया और सेकंड वाले से क्या बचा हुआ क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या आ गया क्लोरीन। तो ये दोनों मिलके क्या बना लिया साल्ट का फॉर्मेशन किया, सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया। तो आपने देख लिया किस तरीके से ये जो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट था, जो रिएक्टेंट था और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट है, कैसे आपस में आयंस को एक्सचेंज करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं अवक्षेप, मतलब कि ऐसा रिएक्शंस के दौरान ना हमें एक ऐसा सब्सटेंस मिले जो वाटर में सॉल्युबल ना हो। सॉल्युबल का मतलब क्या, जो घुल ना पाए, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो बेसिकली ये जो होता है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए प्रेसिपिटेट रिएक्शंस टाइप ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कैसा टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच टू द टू एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट टू द एन इनसॉल्युबल सॉलिड्स, मतलब कि ऐसा सॉलिड से रिएक्ट कराता है जो इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाए, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा, उसी को बोलेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड्स, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेट, क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेट। मतलब सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसमें प्रेसिपिटेट हो, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस हो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। किसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है वाटर में, इसी को बोलेंगे प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये इसे समझते हैं। ए भी हमारा क्या है एक्वस सॉल्यूशंस है, उसके बाद सी डी भी क्या है एक्वस सॉल्यूशंस है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है जो वाटर में मतलब कि डिसॉल्व हो जाए, मतलब पूरी तरीके से ना हो, वो दोनों सॉल्यूशंस होता है। तो जब हम इसको मिलाते हैं ना तो एडी जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशंस होता है। जो क्या है एक्वस सॉल्यूशंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये बना रहा है प्रेसिपिटेट। क्या बना रहा है प्रेसिपिटेट। तो ये हमारे पास आ गया प्रेसिपिटेट और सी भी हमारे पास एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होता है। अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। देखो बच्चा ऑक्सीडेशन, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं ना उसे समझो, हेडिंग से पता करो आखिर क्या कह रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना, तो मतलब केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, बस क्लियर, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन का लूज होना, हाइड्रोजन का लूज होना उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो सीधे सीधा मतलब समझेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। क्या ऐड हो रहा हो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो। और ऐसे केमिकल रिएक्शंस या सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। या तो ऑक्सीजन का गेन हो, या तो ऑक्सीजन का गेन हो, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो। इन दोनों कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन में बढ़ रहा है, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। दोनों मतलब में हमारा एक ही चीज होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम। हमने पहले पहले इंट्रोडक्शन में देखा था कि मैग्नीशियम क्या करते हैं, जब हम इसको साफ करके इसको हम जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है। और किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी सब्सटेंस को जला सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने मैग्नीशियम को जलाया और फिर हमारे एनवायरनमेंट में क्या है ऑक्सीजन है। और जब तक ऑक्सीजन भाई साहब नहीं आएंगे तो ये भाई साहब जलेंगे नहीं, मुंह फुला के बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन किसके मैग्नीशियम के संपर्क में आया तो ये क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है उसमें क्या आ गया ऑक्सीजन ऐड हो गया। क्या हो गया ऐड हो गया। तो ये क्या बन गया, ये किस चीज का रिएक्शन है, तो बेटा ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो बेटा इस रिएक्शन को दो प्रकार समझ सकते हो कि एक तो हमने क्या किया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट कराया तो हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड बना। कैसा कंपाउंड बना सिंगल। तो सिंगल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कम्बिनेशन, ये कंबाइंड हो रहा है तो मतलब कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया।
तो इसी तरीके से सीबीएसई वाले जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, एक केमिकल रिएक्शंस में 2-3 ऑप्शन देते हैं और इसको जोड़ करके हमें आंसर देने होते हैं। तो ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीडेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है रिडक्शंस। देखो, ऑक्सीडेशन समझ में आया ना, जो चीज़ समझ में आएगा उसको ना क्या कर दो, अपोज़िट कर दो। क्या कर दो? अपोज़िट करो। समझ लो कि तुम्हें रिडक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या? तो कैसे अपोज़िट करेंगे तो सोचो। हमने क्या बोला कि जो ऑक्सीडेशन है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है? तो इसका अपोज़िट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का लूज़ होना, ठीक है? वेरी गुड। उसके बाद मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन का लॉस होना, फिर इसका अपोज़िट कर दो हाइड्रोजन का गेन होना। क्या होना? गेन होना। हो गया रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। तो सीधे-सीधे वही चीज़ देखो, यही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन। क्या बोला? ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन। उसके बाद देखो वही चीज़ कह रहा है, ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन। क्या बोला? गेन हाइड्रोजन, वही चीज़ हो गया। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसी को बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। समझ में आया ना? तो ऑक्सीडेशन भी समझ में आ गया, रिडक्शन भी। तो यहाँ पे देखो एक भाई साहब यहाँ पे हैं, Cl2। अब थोड़ा-सा टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग इसे माइंड मत करना, Cl2 इस तरीके से होगा और H2O, ठीक है? ये हमारा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास मिलता है HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो काफ़ी खतरनाक एसिड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, क्लोरीन था और इसने क्या किया, किसको ले लिया, किसे ऐड किया यहाँ पे? इन्होंने ऐड किया है हाइड्रोजन को। किसको ऐड किया है? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे कह रहा था गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह रहा है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी ने गेन किया किसको? हाइड्रोजन को। तो यही हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कोरोजन। देखो कोरोजन, ये वैसे तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा का सारा चीज़ जो है ना, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे लाइफ में होता नहीं है, जो हमारे आस-पास में होता नहीं है, वो सारा कुछ हमारे पास ही होता है। और ये इन चीज़ों से, कोरोजन से तो हम भाई डेली ही परिचित हैं। मतलब कि ये हमारे लाइफ का हिस्सा है। ये समझ लो कि इन चीज़ों के लिए हम पता नहीं क्या-क्या नहीं करते हैं। तो सीधे-सीधे ये समझो कि जो भी हमारा मेटल्स है, जो मेटेलिक सब्सटेंस है, वो क्या करता है, एयर एंड वाटर के संपर्क में आकर के उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है या वो खराब हो जाता है। सीधे-सीधे समझो खराब हो गया, मतलब कि जंग लगने का मतलब क्या हुआ, वो खराब हो गया। तो इसी को बोलेंगे हम कोरोजन। क्या बोलेंगे? कोरोजन। मतलब मेटेलिक सब्सटेंस के ऊपर ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर लेती है, वो मेटल ऑक्साइड बना देता है, इसी को बोलते हैं हम कोरोजन। क्या बोलते हैं इसको? हम कोरोजन बोलते हैं। तो सीधे-सीधे कोरोजन इज़ द ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन विथ टू द मॉइस्चर। किससे होता है? तो मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या होता है? तो मॉइस्चर का मतलब सीधे-सीधे समझो कि जो हमारा एयर है इसमें क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। जो वाटर की प्रेजेंस वो जितना ज़्यादा होगी ना, मॉइस्चर उतना ही ज़्यादा होगा। तो मॉइस्चर में आता है या उसके बाद क्या होता है? एयर। तो एयर में भी क्या होता है? वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। तो दोनों के संपर्क में जब आता है ना, तो मेटल क्या होता है? उसपे जंग लग जाता है, भूरे कलर का, उससे क्या होता है? कलर आ जाती है। जो भी मेटल्स जो रहता है, मतलब कि आयरन ही ले लो, लोहा ले लो, सरिया वगैरह डालते हैं हम छत पे। छत पे सरिया डालो, 2-4 भी दिन बाद क्या क्या देखोगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्राउन भूरा कलर का लेयर आ गया, तो वही तुम्हारा क्या है? कोरोजन है। वही तुम्हारा क्या है? कोरोजन है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको या तो हम पेंट करते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गैल्वेनाइज़ेशन करते हैं, या तो हम उसको क्या करते हैं, ऑयली सरफेस कर देते हैं। तो अब इससे क्या होता है, पेंट करेंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है? या ऑयल लगा देंगे तो वो वाटर के सरफेस क्या करेगा, वाटर सरफेस को टच नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या होगा, वो कोरोजन नहीं होगा, मतलब कि वो खराब नहीं होगा। तो यही चीज़ होता है, जैसे यहाँ पे देखो एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है, यहाँ पे क्या है, हमारा आयरन है। तो या तो वाटर ऑक्सीजन के साथ, या तो क्या कर देंगे, वाटर के साथ। जब हम इसको रिएक्ट कराएँगे तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि आयरन में क्या होता है, ऑक्सीजन्स का रिएक्ट कर देना, उसी को बोलते हैं हम कोरोजन बोलते हैं, या इसको संक्षारण बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे हम संक्षारण। तो अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब प्रिवेंट करने का मतलब क्या हुआ? वही इसको बचाना। क्या करना? बचाना। अब देखो बचाना क्यों है? अब ये बताना कि जब लोहा में जंग लगेगा, जैसे एग्ज़ाम्पल समझो कि आपके घर में जो विंडो वगैरह होता है या गेट होता है, हम क्या करते हैं?
कि जब फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो उसको क्या करते हैं, श्रेयस कागज से साफ करते हैं, फिर उसको पेंट कर देते हैं, ताकि वो लंबे समय तक चले। तो प्रिवेंट हम इसीलिए करते हैं ताकि वो क्या हो सके, लंबे समय तक चल सके, वो वीक ना हो सके। जो पुल होता है, जो ब्रिज होता है, उसको भी क्या करते हैं, हम पेंट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक चल सके। तो इसी को बोलते हैं हम कोरोजन बोलते हैं। और इससे क्या, ये प्रिवेंट करने का ये सारा का सारा तरीका है हमारा। ऑयलिंग करना, पेंटिंग करना, गैल्वेनाइजेशन करना, ये सारा का सारा क्या हमारा प्रोसेस है, उस मेटल को लंबे समय तक यूज़ करने के लिए हम रखते हैं। तो ये आपको कोरोजन समझ में आ गया। अगला टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। अब देखो, जो कोरोजन था, वो हमारा था जो मेटल है उसमें क्या है, जंग लगना, ठीक है। लेकिन जो हमारा रेंसिडिटी है, अब सीधे-सीधे समझो कि जितने भी ऑयली चीज़ होते हैं, मतलब कि जो भी हमारा जो फूड पार्टिकल्स, फूड जो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो उसमें क्या होता है, 1 से 2 दिन छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्मेल में और टेस्ट में चेंजेज़ आ जाता है। वो क्या होता है, स्मेल भी गंदा हो जाता है और खाने में भी अजीब-सा लगता है, अजीब बिहेवियर करते हैं। उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको? रेंसिडिटी बोलते हैं। तब होता क्या है, रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस व्हिच इज़ ऑयल्स। क्या है? हमारा ऑयल। पहले पॉइंट आ गया ऑयल, क्या आ गया? ऑयल एंड फैट। ऑयल के साथ क्या आ गया? फैट। या तो ऑयल हो या फैट हो। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज़ कर देता है। मतलब कि ऑक्सीजन क्या करता है? इसे रिएक्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा हो जाता है ए बैड स्मेल। क्या कहता है? बैड स्मेल। अच्छी रामा! ऐसा ऐसा कुछ कहते हैं हम। कहते हैं, तुम भी कहते हो। उसके बाद क्या होता है? टेस्ट खराब हो जाता है। और इसलिए जब ए छिरम्मा बोलेंगे, तो फिर हम खाएँगे ही नहीं। तो सीधा-सीधा समझो कि क्या होता है कि स्मेल उसका क्या हो जाता है? खराब हो जाता है और इसका टेस्ट भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जिसके कारण वो हमारा जो फूड पार्टिकल, जो फूड है, वो क्या करता है? वो खराब हो जाता है। हम उसे अनयूज़ करते हैं, उसे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका कॉजेज़ क्या होता है? तो क्या करता है? ड्यू टू द ऑक्सीजन, फैट्स, ऑयल। अब यहाँ पे क्या है? एक्सपोज़ द एयर्स, मतलब क्या कर रहा है? ये एयर में प्रेज़ेंस रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है हैपेंस फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, लाइट एंड द मॉइस्चर्स। इस वजह से होता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? तो प्रिवेंट का मतलब सीधे-सीधे ये समझो कि अब खाने वाले चीज़ को हम फ्रिज में रखते हैं ना, अलमीरा में तो नहीं रखते हैं। तो हम फ्रिज में इसीलिए रखते हैं ताकि वो क्या हो सके, वो रेंसिडिटी ना हो सके। क्या ना हो सके? रेंसिडिटी, मतलब कि वो खराब ना हो सके, मतलब कि एयर से रिएक्ट ना कर सके, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट ना कर सके हमारा फैटी चीज़ें। तो इसीलिए हम फ्रिज में रखते हैं ना। वो क्या होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके रख कर के खाते हैं। लेकिन गलत बात है, इतने दिन रख के मत खाओ। जितना बनाओ उतना ही खाओ और जितना खाओ उतना ही बनाओ, ठीक है? तो इसको हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। इसमें एक चीज़ आप और जानना कि आप लोगों का ये फ़ेवरेट होगा, हमारा भी कभी था और थोड़ा बहुत है। जो हम चिप्स की पैकेट खाते हैं, चिप्स जो खाते हैं हम, क्या करते हैं? चिप्स जो वगैरह, लेस वगैरह जो खाते हैं, उसमें जो एयर भरा हुआ रहता है ना, वो कौन-सा रहता है? वो होता है नाइट्रोजन। वो क्या होता है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्यों डालते हैं? तो नाइट्रोजन जो है क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स है ना, उससे रिएक्ट नहीं करता, उससे रिएक्ट नहीं करता है और वो लंबे समय तक क्या करता है? वो खाने के लायक में रहता है। अगर जैसे आप चिप्स के पैकेट को फाड़ो और थोड़ी देर छोड़ दो, तो क्या हो जाता है? जो क्रंची-क्रंची रहता है ना, वो क्रंची-क्रंची हो जाता है। तो जो हमारा क्रंची चीज़ है, वो सारा खत्म हो जाता है। किस वजह से? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। लेकिन नाइट्रोजन जो है, ये चिप्स के पैकेट से रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब कि चिप्स से रिएक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो क्रंची-क्रंची रहता है। तो सीधे-सीधे मतलब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो चिप्स की पैकेट होती है, उसमें जो गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन। कौन-सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ये चीज़ याद रखना। तो इस टॉपिक के साथ-साथ आपका ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये कंप्लीट हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज दोनों क्वेश्चंस करें। उसके साथ-साथ आप क्या करें कि एनसीईआरटी एग्जाम प्लस वो उसे क्वेश्चंस को लगाएँ। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर से एक बार आप इस वीडियो को रिवाइज़ करें और जब भी नहीं बन रहा है तो आप हमें बताएँ जिस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, उस टॉपिक को हम फिर से बढ़ाएँगे। जय हिंद, जय भारत।